राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान, मशहूर अदाकार अनंग देसाई। अनंग देसाई टेलीविजन और फिल्मों का एक परिचित चेहरा। 80 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में काम कर चुके अनंग देसाई को खिचड़ी सीरियल के किरदार बाबूजी ने घर घर तक पहुंचाया, जहां उनके अभिनय का सबने लोहा माना। तू तो उल्लू है, उल्लू। क्या कहा आपने? अरे उल्लू है, दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू। अच्छा, तो उस गधे का क्या हुआ? दोनों, गधा भी उल्लू भी। हाँ तो ठीक है। अरे क्या ठीक है? ये क्या है? शादी के इनविटेशन कार्ड। तो मैंने तुझे क्या कहा था ये देते हुए? पोस्ट ऑफिस जाकर इन्हें पोस्ट कर देना, अर्जेंट, बिना एड्रेस के। प्रफुल्ल, तूने इन कार्ड्स पर एड्रेस ही नहीं लिखा। पता है बाबूजी, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा। लेकिन क्यों? बाबूजी, आपने क्या कहा था? अर्जेंट है। अब पता लिखने बैठता तो देर ना हो जाती पोस्ट करने में। अहमदाबाद में जन्मे और पढ़े अनंग देसाई ने नाटकों में रुचि होने की वजह से अपने परिवार में 3 पीढ़ियों से चले आ रहे डॉक्टरी के पेशे को नहीं अपनाया और दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से रंगकर्म सीखा। उन दिनों की एक खास व्यवस्था के तहत एनएसडी में पढ़ते हुए वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट गए, जहां से फिल्मों में अभिनय करने के तरीके सीख कर लौटे। दिल्ली में अपना नाट्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अनंग देसाई ने एनएसडी की रेपर्टरी में एक से बढ़कर एक नाटकों में काम किया। उन्नीस में आई सर रिचर्ड एटनबरो की गांधी में जेबी कृपलानी का रोल करने के साथ ही अनंग देसाई का फिल्मी सफर शुरू हुआ। श्याम बेनेगल के यादगार धारावाहिक भारत एक खोज में अनंग देसाई ने कई भूमिकाएं निभाई हैं। कल तड़के सूरज की रोशनी फैलने से पहले हम उन दोगले मुगलों पर यलगार करेंगे। इंशाअल्लाह जो हमने फतेह हासिल की तो हम आप सबको मालामाल कर देंगे, और खुदा न खास्ता अगर हम नाकामयाब रहे तब तक आपको जितना दे चुके हैं उससे खुश रहिए। आओ हम उम्मीद कामयाबी में पैमाने उठाएं, नई फतेह के लिए। बादशाह दिल्ली सुल्तान इब्राहिम की। आप धर्म क्या है जानती हैं? मैंने शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ा है, चीखता चिल्लाता रहा हूं कि सती प्रथा गलत है, पाप है, हत्या है, मगर आज मेरी गैर हाजिरी में मेरे ही परिवार में यह दुष्कर्म। मैं तुम्हें मध्यम मार्ग बताता हूं, अधिक और अभाव के अतिवाद। भारत एक खोज के एक एपिसोड में वो बुद्ध की भूमिका में हैं, जहां अपने अनुयायियों को संबोधित उनकी स्पीच मेरे मन पर आज भी अंकित है। भिक्खुओं, शुद्धशील हैं बनी तीलियां धम्म चक्र की, न्याय बुद्धि है परिधि चक्र की, हाल विवेक, मननशीलता और नम्रता नाभि, टिकी है जिस पर धुरी सत्य की। दुखमय है जीवन, आंसू का सागर, रोग, बुढ़ापा, असंतोष और अटलता मृत्यु की, मृत्यु के सतत बोध की। दुख की माता तृष्णा, नश्वर जग से ऐसे जुड़ना जिससे दुख का हर प्रहार पड़ता है सहना। सांसारिक इंद्रिय सुख की तृष्णा, जाते जाने की अनरुक तृष्णा, दुख का अंत देखने की झूठी तृष्णा। दुख से मुक्ति तभी मिलती है जब मिट जाती है तृष्णा। जान गया कुंडन्य, समझ गया, पहचान गया कुंडन्य। भिक्खुओं, जो मनुष्य होता है निपट अकेला और अकेले ही वह सत्य मार्ग पर चलता है, वो गलती से पहली वाली लीक पकड़ ले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भिक्खुओं, एक साथ तुम रहो, एक दूसरे को सहयोग सतत देते रहो, एक दूसरे के प्रयास को शक्ति युक्ति दो, फैलाओ ये सत्य और सिद्धांत विश्व के कोने कोने में। बहुत बहुत स्वागत है अनंग जी। अनंग देसाई को और किस नाम से जाना जाता है? मेरा नाम तो यही है और कैरेक्टर के हिसाब से मुझे
बाबूजी के रूप से जाना जाता है। खिचड़ी का जो मेरा किरदार है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ है, लोगों को बहुत अच्छा लगा है, तो वही नाम मेरे साथ भी जुड़ गया है, बाबूजी। बाबूजी होने से पहले घर में अनंग को अनंग ही कहते थे आपके दोस्त और पेरेंट्स और सब लोग, क्योंकि ये नाम शायद बुलाने में कुछ ज़्यादा औपचारिक सा लगता है। बट मेरा यही नाम है और घर में मुझे यही नाम से बुलाते थे। और मेरे माता पिता मानते थे कि बस कोई जिसको पेट नेम बोलते हैं या छोटा नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, जो नाम रखा है उसी से बुलाया जाए तो अच्छा है, वरना रखा क्यों है नाम वो। हाँ, तो ये जो आपका बचपन है वो कहाँ पर गुजरा, कहाँ पैदा हुए? मेरी पैदाइश हुई अहमदाबाद में, बचपन भी वहीं गुजरा और बस वहीं मैं पला बड़ा हुआ। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, वो सब कुछ अहमदाबाद में हुआ। क्या क्या पढ़ाई कर ली थी आपने? स्कूल ख़त्म करके मैंने फिर आर्ट्स में ग्रेजुएट हुआ। मैं इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे, उसमें बस मैंने ग्रेजुएट किया। और फिर आपके मन में कुछ एक्टिंग करने का शौक़ हुआ, जो आप फिर एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आए? शौक़ तो मैं कहूँगा पहले से ही थोड़ा था। स्कूल के लेवल में हमारा स्कूल ऐसा था कि जहाँ पढ़ाई के साथ साथ ऐसी कल्चरल चीज़ों पर काफ़ी जोर दिया जाता था। तो वो लोग क्या करते थे कि हर साल एक अपने ही देश के किसी हिस्से को ले लेते थे या दुनिया के किसी देश को ले लेते थे और उस जिसको प्रोजेक्ट को पूरे साल पढ़ाई के साथ साथ उस प्रदेश की सारी जानकारी, जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, उसकी वहाँ सोशल, ये सारी प्रोजेक्ट्स होते थे और कल्मिनेशन उसका साल के एंड में एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद एक नाटक के रूप में, पपेट शो के रूप में और उसकी सारी ऐसी चीज़ों में कल्मिनेट होता था। तो ये शौक़ मेरा शायद वहीं से पला बढ़ा और बढ़ता चला गया। मुझे वहाँ काफ़ी रोल्स भी मिलते गए, स्कूल के लेवल पे करता चला गया तो मज़ा आने लगा था। और बस कॉलेज गया, कॉलेज में भी ये सिलसिला चलता रहा, टैलेंट इवनिंग्स, वो एनुअल फंक्शंस, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता था मैं पार्टिसिपेट उसमें करने लगा था। शुरुआती अनुभव आपके अभिनय करने के ही हैं ये सब, जो स्कूल और कॉलेज तक अभिनय? हाँ। या फिर अभिनय के अलावा भी कुछ और ऐसी कलाओं में आपकी दिलचस्पी? अभिनय के साथ साथ मुझे संगीत का शौक़ था। मैंने गाना सीखा भी है थोड़ा बहुत, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक या लाइट म्यूज़िक, तो स्कूल लेवल से शुरू किया था। कॉलेज में आके भी मैं सीख रहा था और वहाँ अहमदाबाद के ऑल इंडिया रेडियो में मैं लाइट म्यूज़िक का सिंगर भी रह चुका हूँ। अच्छा। कुछ हाँ। बट फिर मेरा एक्टिंग का जो शौक़ था वो ज़्यादा भारी रहा, ज़्यादा उसमें ने ज़ोर पकड़ा, तो फिर वही करने लगा मैं। शुरुआती एक्टिंग के साथ जो शुरुआती फ्लर्ट है, उसके कुछ एनेक्डोट्स कुछ याद करके बताइए, जब जिन पर अब याद करते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि वो तब क्या कर रहे थे, लेकिन तब तो कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ हाँ, मतलब वहाँ स्कूल में जो, कॉलेज में जो रोल मिलते थे और वो करने में मुझे मज़ा बहुत आता था। स्कूल लेवल का ही होता था और कभी कभी एक किसी ने मुझे उस स्कूल के किसी फंक्शन मच लेटर वो कुछ वीडियो उन्होंने बनाया होगा पहले, वो दिखाया तो मुझे लगा कि मैं ये कर रहा था और इसकी वजह से आज मैं एक्टिंग में हूँ। बट वो शौक़ बहुत तभी से बढ़ता चला गया। अच्छे अच्छे प्लेस किए, कभी जर्मनी का प्रोजेक्ट करते थे तो फाउस्टस का प्ले किया, उसमें उस ज़माने में फाउस्टस का मैंने रोल किया जब मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो रोल मैं करूं, वो दाढ़ी लगा के ये करके बड़े बड़े डायलॉग्स बोल के, और कुछ चीज़ें उस वक्त शायद नहीं समझाऊंगा उस रोल की, जो मुझे बाद में समझ में आई, बट करने में बहुत मज़ा आता था। स्टेज पे रहना, सामने लाइटें आएँ, कभी जब ऑडियंस हो, सेट हो, उसकी जो खुशबू आती थी, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता था। वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जब आपको लगा होगा कि अब स्कूल और कॉलेज में अपने थिएटर के ये सब करते हुए अब बाकायदा सीखना चाहिए और इसके लिए दिल्ली चलना चाहिए? वो कौन से ऐसे? वो मैं जब कॉलेज में था तो मैं वहाँ, चूँकि मेरा ये शौक़ बढ़ रहा था तो मुझे लगता है थोड़ा प्लेस, तो एक अहमदाबाद में एक थिएटर ग्रुप के साथ मैं जुड़ गया, तो उनके साथ प्लेस करने लगा। एक नाटक किया छोटा सा, उसका अच्छा लगा, धीरे धीरे मैं उनके साथ नाटक करता गया, शोज़ करता गया, ऐसे मेरा शौक़ बढ़ता चला गया और वो करता गया, मेरी जानकारी थिएटर के बारे में बढ़ती गई, मैंने भी जानना चाहा क्या क्या है ये, ऐसे करके वो एक शौक़ से सीरियस
वाली चीज़ में वो बात बन गई। और तब मैं जब ग्रेजुएट हुआ तब डिसाइड किया कि मुझे तो यही करने का मन है, क्योंकि तब तक मेरा थोड़ा बहुत संगीत भी चल रहा था, रेडियो प्लेज में भी चलो पढ़ रहा हो, तो ये शौक़ तो चलता गया। बट जब ग्रेजुएट हुआ तब तक मेरी ये बिकॉज ये ग्रुप के साथ जुड़ गया तो वो शौक़ जितना ज़्यादा करता गया, शोज़ करता गया तो बढ़ता चला गया। तो मुझे लगा कि बस मुझे यही करना है और इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आपके में टैलेंट हो तो उसको तराशना तो पड़ता है, तराशने की ज़रूरत है। तो और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जहाँ वहाँ एक दो लोग जो थे एक्सपीरियंस्ड लोग थिएटर ग्रुप में, वो जानते थे। जैसे कौन? वह अहमदाबाद में थे, मिस्टर कैलाश पंड्या वगैरह लोग थे, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो वो जानते थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में, मलकाई साहब के बारे में। तो उन्होंने कहा ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो हमें मतलब वहाँ ट्रेनिंग अच्छी मिल सकती है। तो और मैंने भी जो पढ़ते पढ़ते थिएटर के बारे में पढ़े, तो कुछ किताबें पढ़ी है, तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैं जानता था, तो जानने लगा था, तो मुझे लगा यही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। दूसरा फिल्म इंस्टीट्यूट भी है जो आप फिल्मों के लिए कर सकते थे, तो उस वक्त पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ नहीं गया। और ये मुझे लगा कि ये चूँकि शायद थिएटर में जुड़ा हुआ था तो थिएटर का शौक़ ज़्यादा था, तो उसके साथ जुड़ गया। फिर मैंने ग्रेजुएट किया तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ जाना है। तो ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को कही, माता पिता को, तो उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज ही किया, मेरे जो भी शौक़ रहे हैं उनको ऐसा, क्योंकि वो मानते थे कि आप जो करो ठीक से करो, करो तो ठीक से करो, मन से करो, और इसमें फिर कुछ अच्छा थोड़ी निपुणता ला के रहो, ये नॉन सीरियस होकर मत करिए। तो उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज ही किया था। हालांकि ऐसे बहुत कम हैं ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों की इस स्पिरिट को नर्चर करते हैं कि जो भी करो वो अच्छी ढंग से करो। कई बार टकराना बच्चों को बहुत पड़ता है। हाँ। आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए कि वो क्यों ऐसा नज़रिया था उनका कि वो आपको ये इतनी आज़ादी दे रहे थे? वो क्या करते थे? मेरे पिताजी डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, और एक्चुअली मैं देखा जाए तो मेरे पिछली 3 पीढ़ियों से सब डॉक्टर ही थे। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे दादाजी सर्जन थे, उनके पिताजी भी डॉक्टर थे। तो कहीं ना कहीं मैंने सो कॉल्ड फैमिली ट्रेडिशन को कहीं तोड़ा। हाँ, हाँ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4, मैं हूँ, मेरी 3 बहनें हैं। आप कितने नंबर के हैं? मैं पहला। अच्छा, तो उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं जो भी करो अच्छे से करो। हाँ, तो मतलब मैं मानता हूँ कि वो मुझे फोर्स कर सकते थे। माँ के बारे में भी कुछ बात कहिए। हाँ, मेरी माँ, और मैं मानता हूँ कि जो कला का शौक़ जो मेरे में आया है वो विरासत में मुझे मेरी माँ से मिला है। मेरी माँ को संगीत का शौक़ था, पेंटिंग करती थी वो, काफ़ी 1-2 एग्जीबिशंस भी उनके हो रहे, और एक शौकिया तौर पर संगीत का, डांस का सब करती रही हैं वो। तो ये विरासत में शायद मुझे उन्हीं से आया, जो मेरे में ये चीज़ कला के प्रत्येक की रुचि जो आई है उन्हीं की तरफ से आई। तो उनका तो मुझे हमेशा फुल एनकरेजमेंट रहा था। और मेरे पिताजी ने फिर ये मुझे कहा कि फिर ठीक है, तुम्हें यही करना है तो करो। वो मानते थे, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो करो ठीक से करो। हालांकि मुझे वो फोर्स कर सकते थे, कई पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को फोर्स के नहीं। और उस ज़माने में जब बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे प्रोफेशनल लेवल पे, या आप डॉक्टर बनिए, या आप वकील बनिए, या कोई इंजीनियर बनिए, 2-3-4 सेफ प्रोफेशंस जिसको माने जाते थे। तो उसके अलावा ज़रा दूसरी चीज़ों को इतना उससे नहीं देखा जाता था। तो कुछ लोगों ने शायद उनको कहा भी होगा, कहाँ आप कर रहे हैं बेटे को, क्या है ज़रा करिए, बट वो फोर्स में उस हिसाब से मानते नहीं थे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम के एंड टू माय मदर कि मुझे वो फोर्स नहीं किया, ताकि मैं अपने मन का कर पाया हूँ। तो उन्होंने कहा जो भी करो तुम ठीक से करो, बट मेरी एक ही सलाह है कि तुम एक और डिग्री ले लो, ताकि आगे जाके तुम्हें लगे कि तुमने इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया, ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, या किसी वजह से आप सक्सेसफुल न रहो उसमें, और आपको कहना है तो कुछ है जिसकी वजह से तुम आगे कुछ दूसरे प्रोफेशन में कुछ कर पाओगे। तो मैंने वो सलाह उनकी मानी। वो मैं थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ा रहा और काफ़ी प्लेज अलग अलग करता रहा, बट मैंने एक और डिग्री ले ली वहाँ रहकर, और उसके बाद फिर मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अप्लाई किया। और तब तक जब तक आप वहाँ थिएटर कर रहे थे अहमदाबाद में, सिनेमा को लेकर कैसा था रिश्ता आपका, फिल्मों को लेकर? रिश्ता अच्छा था, क्योंकि सिनेमा का शौक़ मुझे था ही, और काफ़ी फिल्में मैं देखता था।
वो नई नई फिल्में आती थी, वो देखने का एक शौक़ रहता था। पहले ही हफ्ते में देख लें दोस्तों के साथ, वो सारा रहता था। तो वो शौक़ तो था, और कहीं ना कहीं इच्छा भी थी कि चलो अगर एक्टिंग कर रहा हूँ तो सिनेमा में भी जाना चाहूँगा। टेलीविज़न उस वक्त जब बहुत इनिशियल स्टेज में था, तो वो शौक़ भी था। तो थिएटर के साथ साथ ये भी करूँगा और करना चाहूँगा, ये तो दिल में था। फिल्में जैसे कौन सी हैं आपकी अर्ली मेमोरीज़ की, जब आप अहमदाबाद के सिनेमा हॉल में देख रहे होंगे? कई बड़ी बड़ी फिल्में जो आती थी, ये सारी कमर्शियल फिल्में जो उस वक्त 70s में सारी, अमित जी की ये सारी दीवार, शोले, फिर ऐसी कई फिल्में थीं। फिर राजेश खन्ना जी का दौर था जो उनकी कई फिल्में, आराधना, और उनकी तो कई, सच्चा झूठा, आराधना, कई फिल्में सारी आई थिंक मैंने देखी होंगी जो उस वक्त आई होंगी। सारे नाम इस वक्त याद नहीं है। तो ये सारी फिल्में तो मैं देखता था। और उन फिल्मों में कहीं अपने आप को भी तलाशते थे, या फिर मतलब सोचते थे कि यहाँ पर कहीं मैं भी होऊंगा इसमें से? हाँ, मतलब ये शौक़ ज़रूर रहा था कि ऐसी फिल्में मैं भी करना चाहूँगा, कहीं कि ऐसी फिल्मों के साथ मैं जुड़ना चाहूँगा। और साथ साथ श्याम बेनेगल जी की भी फिल्में आई थी, वो पैरेलल सिनेमा का दौर शुरू हो गया था, तो वो फिल्में भी देखी थी। और ऐसी फिल्में जो बिल्कुल रियलिस्टिक हो, ऐसा करने का भी मन होता था, क्योंकि वो थिएटर से भी ज़्यादा नज़दीक थी। तो फिर आप आखिरकार NSD आ गए, और वहाँ से आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शायद रेपर्टरी में नौकरी की। जी, और नौकरी 3 साल कोर्स किया मैंने, और 3 साल के बाद फिर रेपर्टरी में जुड़ गया मैं। और रेपर्टरी की नौकरी क्यों कर रहे होंगे आप, जबकि आप फिर बाद में FTII चले गए? नहीं, कोर्स के दौरान ही मैं FTI, जो 3 साल का हमारा कोर्स था। अच्छा। हाँ, वो बताइए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब कैसे वो बंदोबस्त क्या था हमारा। हाँ, मतलब जब मैं NSD में था, और उससे कुछ वक्त, 1 साल पहले या 2 साल पहले, ये वर्कआउट हुआ था 2 इंस्टीट्यूट्स के बीच। उस वक्त अलकाई साहब हमारे स्कूल के डायरेक्टर थे, और शायद FTII में गिरीश कर्नाड जी थे, और हमसे पहले नसीर साहब और ओमपुरी जी, और वो मेरे से काफ़ी सीनियर थे। और वो लोग NSD का पूरा कोर्स किया, उसके बाद वो FTII गए, वहाँ का भी जो 2 साल का पूरा कोर्स किया। तो वहाँ उस वक्त शायद उनको वो लगा होगा कि एक्टिंग की ट्रेनिंग की कुछ तो सिमिलैरिटीज़ हैं। आपको ज़्यादा, मतलब उनको इनिशियल स्टेज में तो वो सारी चीज़ें वो करके गए थे जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थी। हाँ, टेक्निकल लेवल पर और सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए, वो ज़रूर वहाँ वो लोग सीखे। तो फिर एक सोच शायद इन लोगों को बनी होगी कि भाई 2 सेपरेट कोर्सेज़ रखने की बजाय एक पैरेलल कोर्स ही किया जाए, कि भाई यहाँ करें और फिर 6-7 महीने स्टूडेंट्स वहाँ हैं, ताकि उनको सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए वो करें। तो ऐसा फिर शुरू हुआ। तो हम लोग, मेरे से पहले का बैच भी गया, हम लोग भी गए, तो 2.5 साल NSD में किए। उसके बाद फिर 6 महीने हम लोग FTII गए। FTII में किया, और फिर आपने 3 साल रेपर्टरी में नौकरी की। उस ज़माने में रेपर्टरी लौट करके ना आके वापस आया। हाँ। दिल्ली आया, और फिर मैं रेपर्टरी में जुड़ गया। मैं वहाँ 5-6-7 साल रहा रेपर्टरी में। अच्छा। हाँ। तो ये जो 6-7 साल में अगर कुछ प्रमुख नाटकों के नाम याद करें, तो और कौन, जो फेलो एक्टर्स कौन से थे, और कौन से बड़े बड़े नाटकों में जो जिनके नाम बाद में भी लिए जाते हैं? हाँ, मैं बताऊँ, उस वक्त की रेपर्टरी की जो टीम थी ना, रंगमंडल की, बहुत अच्छी बन गई थी। मनोहर सिंह जी थे जो NSD के रेपर्टरी के चीफ थे, और उसके साथ सुरेखा सीकरी जी थी, उत्तरा बावकर थी। ये लोग तो एक तरीके से रंगमंच के स्तंभ बने हुए थे, और उन्होंने काफ़ी तो उनके साथ साथ जुड़ गए थे। और उस वक्त रेपर्टरी में पंकज कपूर थे, के रायना थे, फिर ये जिन्होंने बाद में भी काफ़ी काम यहाँ मुंबई आके काफ़ी काम किया है। मैं जुड़ गया था, फिर गोविंद नामदेव मेरे साथ, मेरे बैचमेट थे, वो भी जुड़ गए रेपर्टरी में। और कुछ लोग अभी भी जो रेपर्टरी में, उस वक्त रघुवीर यादव थे, वो भी उस वक्त ही रेपर्टरी में जुड़े हुए थे। और राजेश विवेक थे जो रेपर्टरी में थे। तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बाद में फिल्मों में भी, टेलीविज़न में भी काफ़ी अच्छा काम किया। कौन से प्लेज अगर याद कीजिए? प्लेज किए, मुख्यमंत्री करके एक प्ले, मेरा, मैं अपनी बात करूं तो मुख्यमंत्री कर, मैंने वो तो रंजीत कपूर का। हाँ, रंजीत के साथ मैंने 2-3 प्लेस किए, वो भी रेपर्टरी में थे उस वक्त। तो मुख्यमंत्री प्ले में मुझे एक अच्छा सा रोल मिल गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करने में, मुझे मज़ा भी आया, और लकीली अच्छा हो गया। तो उसकी वजह से मुझे रेपर्टरी में और
दिल्ली के रंगमंच पे एक एस्टैब्लिशमेंट मिल गई उस रोल की वजह से। लोग मुझे जानने लगे कि भाई एक ऐसा एक्टर भी एनएसडी का निकला हुआ है, और रोल भी बहुत अच्छा था, शोज़ भी उसके बहुत हुए, बहुत मज़ा आया। उसके साथ साथ रंजीत ने बेगम का तकिया किया था, जो प्ले बहुत सराहा गया था। वो मैंने रेपर्टरी ज्वाइन की उससे पहले हुआ था, बट कोई एक्टर एक छोड़ के गया था, तो उसका रोल बाद में मुझे दिया गया था, तो वो नाटक भी मैंने किया। उसके बाद तुगलक जो कई सालों से चला रहा था, मनोहर जी ने किया था, तो वो हम लोग फेस्टिवल ऑफ इंडिया लंदन में जो हुआ था जा रहे थे, तो वहाँ वो प्ले भी लेके जाना था, तो उसमें भी मुझे रोल दिया गया था, एक इम्पोर्टेंट रोल। तो वो नाटक भी किया, जिसके बाद में परफॉर्मेंसेस कोई पुराने किले में भी हुए, कमानी ऑडिटोरियम में भी हुए, तो वो एक अच्छा प्ले रहा। फिर हमने तमाशा फोक फॉर्म पे सैया भाई कोतवाल किया। बाद में सत्यदेव दुबे आए थे, तो उन्होंने महेश एलकुंचवार का विरासत करके एक प्ले किया था, जो मराठी प्ले पे बेस्ड था। तो ऐसे कई ये सारे अच्छे नाटक रहे जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था। आप देखिएगा कि अलकाज़ी साहब के ज़माने में बहुत रिगरस ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता था, और फिर आप कह रहे हैं गिरीश कर्नाड साहब वहाँ पर थे, तो एक तरह से कहिए कि बहुत तपे हुए लोगों के साथ आपको सीखने का मौका मिला। और फिर उसके बाद जिस टीम का जिक्र आप कर रहे हैं रेपर्टरी में, वो भी सब एक से बढ़कर एक लोग, सब आप लोग थे। अगर नए सीखने वालों के लिए अगर आप ये बताएं कि वो क्या गुरु मंत्र क्या हैं जिनको उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, जो आपने इस लंबे ट्रेनिंग और फिर प्रैक्टिस और फिर अभी तक में अर्जित किया, तो कुछ अगर आप पॉइंट वाइज हमें बताएं तो। हाँ, एक तो पिन पॉइंट नहीं, बट मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो नंबर 1 आप में एक पैशन अपने काम के प्रति होना, ज़बरदस्त पैशन होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, क्योंकि उसी के आधार पे आप आगे बढ़ते हैं। वो आपको एक जोश देता है, अंदरूनी जोश देता है, तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ कमिटमेंट और मेहनत करना ज़रूरी है। आपको सक्सेस कब मिल सकता है उसकी कोई वो नहीं है कब मिल जाए, बट सक्सेस जल्दी भी मिल जाए तो आपकी एक कमिटमेंट प्रति आपके प्रोफेशन होनी ज़रूरी होती है, और साथ साथ मेहनत तो लगातार करनी पड़ती है। और आजकल एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत पहले के, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ काम मिलने की बहुत शायद जल्दी मिल सकती है, बट आपका उसमें फिर अगर कुछ थोड़ा सी अटेंशन मिले, थोड़ा सा उसमें बह नहीं जाना चाहिए आपको। आप करिए, इससे भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, बट एक ग्राउंडेड रहकर पैशन के साथ, मेहनत के साथ करिए। और जिन लोगों ने किया, ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यंग लोगों को यही कहूँगा कि पूरे कमिटमेंट के साथ इस प्रोफेशन में आए, सिर्फ ग्लैमर की वजह से ना आए। ग्लैमर एक लेवल का तो है ही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बट मेहनत के साथ, और आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए आप इस फील्ड में आए, वो होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने अपने अनुभवों का निचोड़ बताया बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन ये चूँकि थोड़ी सी फॉर्मुलेटेड और सूत्रों में कही गई बात है, इसलिए कितनी कन्वे हो पाएगी ये हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर गोविंद नामदेव कहते हैं कि पहली तो चीज़ कि उनको हर इलाके में, हर क्षेत्र में एक्सेल करना था, अव्वल आना था, और अव्वल आने के लिए जो जो रास्ते में मेहनत की ज़रूरत थी उसको उन्होंने किया। अब वो उसको थोड़ा ग्राफिक डिटेल्स में जाते हैं, बोलते हैं जैसे मुझे अपनी वॉइस पर काम करना था, तो सुबह उठकर 4 घंटे मैं हॉस्टल के कैंपस में या छत पर 4 घंटे वॉइस एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप देखें खुद, कुछ तो एक्सरसाइज रूटीन एक्सरसाइज है जो सब लोगों के लिए होंगे, लेकिन आपकी अपनी चॉइस भी होती है कि ये वाला एरिया हमारा वीक है, इस पर हमें ज़्यादा काम। तो आपके केस में क्या रहा, आपने कैसे इसको अपने ही अंदर जो छुपी हुई चीज़ें थी उनको शेप अप करने के लिए, आप कह रहे हैं ना, मेहनत है, लगन है, ये और ये अलकाज़ी साहब भी हमें बहुत इंस्पायर करते थे। वो ये कहते थे कि जो हमारा स्कूल का करिकुलम है या स्कूल के जो टाइमिंग्स हैं, उसके अलावा आप सवेरे उठ के कुछ चीज़ें करिए, अपने आप को डेवलप करिए, बाद में करिए, यही तो मौका है आपको। पूरा एक एटमॉस्फेयर इसी में रहने का मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। तो सवेरे, जैसे मैं भी वॉइस एक्सरसाइजेस करता था, स्पीच पे ध्यान देता था, बिकॉज मैं मानता था कि
मैं नॉन गुजराती बैकग्राउंड से आया था, तो हिंदी में अगर मुझे काम करना है तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हिंदी हिंदुस्तानी, तो उस पर मैंने ज़ोर दिया। तो उस प्रोनाउंसिएशन मेरा करेक्ट आना चाहिए, पेपर पढ़ना, अलग अलग किताबों से ज़ोर से पढ़ के करेक्ट बोलना। मैंने फिर एक लेवल पे दिल्ली आने से पहले ही वो प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया था कि मैं सोचना ही मैंने हिंदी में शुरू कर दिया था। हो सकता है उस वक्त शुरू में कुछ गलत रहा होगा, बट मेरी सोच मैं हिंदी में ही सोचता था। तो उस तरीके से करते करते वो बातचीत का में भी मेरा हिंदी आने लगा धीरे धीरे। तो एक धीरे धीरे, और फिर साथ साथ ये रियाज़ करना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, किताबें पढ़ना, नाटकों को पढ़ना, ज़ोर से पढ़ना, ताकि आपका उस आवाज़ की थ्रू ऑडियंस तक वहाँ तक पहुँचे, वो विदाउट अ माइक के अलावा उसकी एक्सरसाइज करना। हमारे पास ओपन एयर थिएटर था, मेघदूत थिएटर, जिसका तो वहाँ जाके आप करें तो वो आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ को स्ट्रेन किए बगैर, ताकि आपका ब्रेथ कंट्रोल रहे, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चाहे प्राणायाम करिए, चाहे कोई दूसरी एक्सरसाइजेस करके, ये सारी एक्सरसाइजेस पे ध्यान ज़रूर दिया मैंने। और हिंदी करेक्ट हो उस पर मैंने काफ़ी मेहनत की। ये वैसे इंटरेस्टिंग एरिया है, क्योंकि जो लोग भी नॉन हिंदी एरिया से आते हैं एक थोड़ा एप्रीहेंसिव रहते हैं कि क्या होगा, मतलब ठीक हो, वो कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा थोड़ा हिला हुआ रहता है। लेकिन जब आप थोड़ा शुरू से ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं कि नहीं हमें इसे ठीक करना है, तो भी लेकिन उसके रास्ते में कुछ अड़चनें तो होती ही होंगी, जिसको आपने और थोड़ा एफर्ट करके ठीक किया होगा। हाँ, मतलब जैसे प्रोनाउंसिएशन अभी मैं ठीक से बोल रहा था, उस वक्त इतना शायद हो सकता है मैं इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पाता था, कुछ चीज़ों के मतलब ना पता हो, तो वो धीरे धीरे बातचीत। और मैं काफ़ी लोगों को सुनता था, और मैं उस वक्त रेडियो भी बहुत सुनता था, जो समाचार आते थे, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स विविध भारती पे आते थे, क्योंकि सुनने से एक भाषा का आपको ज्ञान मिलता है, तो और प्रोनाउंसिएशंस का पता लगता है। तो मैं बहुत ध्यान से सुनता था उन चीज़ों, क्योंकि मेनली आपके शब्दों को भाषा के ज्ञान में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट डिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिंग में अगर आप हिंदी में एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे टेलीविज़न हो, फिल्म हो या थिएटर हो, भाषा करेक्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं आज भी मानता हूँ कि भाषा, किसी भी एक्टर को भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप हिंदी में करें, चाहे अंग्रेज़ी में करें, चाहे आप कोई भी दूसरी भाषा में करें, तो जिस भाषा में करें उस भाषा का ज्ञान होना, अच्छे से होना ज़रूरी है। आप परफॉर्म भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। हालांकि इसी का उल्टा आपकी इस बात को काउंटर करने के लिए जो लोग इस पर काम नहीं करते, वो कहते हैं बिना भाषा का ज्ञान हुए भी आप इस काम को कर सकते हैं। वो उनका ये कहना है कि बात कन्वे हो रही है तो भाषा का पूरा ज्ञान है चाहे नहीं है, कन्वे हो रही है कि नहीं, ये वाली बात। हाँ, बट मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं डेफिनेटली मानूंगा कि अगर जो भाषा मैं बोल रहा हूँ वो मुझे ठीक से आनी चाहिए। कन्वे आप टूटी फूटी बोल के भी कर सकते हैं, किसी आइडिया को अगर आप कन्वे करना हो तो टूटी फूटी भाषा में भी कर सकते हैं। ये भी थॉट है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भाषा को, हिंदी को हिंदी की तरीके से सही बोलना ज़रूरी नहीं है, हम अपने लहजे से बोलेंगे तो भी बात कन्वे हो जाएंगी, या कोई भी भाषा को ले लीजिए। बट मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं डेफिनेटली मानता हूँ जो भाषा आप बोलें आप ठीक से बोलें और अच्छे से बोलें, क्योंकि हर एक भाषा का अपना एक, चाहे ग्रामर कह लीजिए या इसकी अपनी एक लय है, आप उसको बोलिए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो जब आपने ये सब करते हुए धीरे धीरे उसको अचीव करना शुरू किया अपने इस लक्ष्य को, तो आपके साथ के लोग जो आपको पहले से जानते थे उन्होंने ये बदलाव देखे होंगे आपके अंदर, और तब किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले? जब मैं 1-2 साल के बाद अहमदाबाद में छुट्टियों में गया, तो वही मेरे थिएटर के ग्रुप और वो सब उन्होंने देखा बदलाव, उनको अच्छा लगा, क्योंकि एक बॉडी लैंग्वेज में भी फ़र्क आता है। बॉडी पे भी काम किया, नॉट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बट आप एक्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको लगा, मतलब वो पूरा बदलाव देखा, कुछ वक्त के बाद देखा। तो जो मेरे साथ थे, जो मेरे स्नेही थे, उनको तो अच्छा लगा, बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा किया तुमने, और अच्छी ट्रेनिंग, मतलब जिसके लिए गए हो तुम ठीक से कर रहे हो। आप जब रेपर्टरी में थे तब मनोहर जी थे वहाँ? जी। अच्छा, तो ज़रा मनोहर जी के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत से लोग मनोहर जी का जो करिश्मा है उसमें बहुत बंधे, आप कैसे बंधे, या क्या आपका था ओपिनियन? मुझे इवेंचुअली तो हम अच्छे, हालांकि मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे, बट
मैं कहूँगा बाद में तो दोस्त बन गए हम लोग, मगर शुरू में मैं उनके बारे में, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तो अलकाई साहब क्या करते थे कि चूँकि आप अपने अपने प्रदेशों से आते थे, आपको लगता है कि भाई हम ही हैं तीसमार खां और आगे तो क्या देखेंगे, तो वो सारी ऐसी चीज़ें सबके सामने रख देते थे कि आपके होश उड़ जाते कि भाई, ताकि आपको वो, उनका ये कहना था कि आप बिल्कुल अपनी जो ईगो है या आपके अंदर की या जो ये बिल्कुल निकाल दीजिए, तो ही तो आप सीख पाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते थे कि आपको लगता था कि हम तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ सीखने को बाकी है। तो उस वक्त अलकाई साहब का ही डायरेक्ट किया और लुक बैक इन एंगर करके एक प्ले था जिसमें मनोहर जी, सुरेखा जी और उत्तरा जी थे, और वो प्ले का हमारे लिए शो रखा उन्होंने, और वो शो देख के हक्के बक्के हो रह गए। मेरी इंट्रोडक्शन मनोहर जी से, और उस वक्त लंबे चौड़े गुड लुकिंग मैन, बट इंटिमिडेट तो आप हो ही जाते थे उस वक्त, और वो स्ट्रिक्ट भी काफ़ी थे उस वक्त। तो खैर उसी लेवल पे बातचीत होती थी, पर रेपर्टरी में भी जाते वक्त गए तो वो उनके एक डिसिप्लिनेरियन थी, उनका स्वभाव था, तो कंट्रोल में रखते थे। तो एक ज़रा थोड़ा एक दूरी बनी रहती या फॉर्मल रिलेशन रहा करता था। बट धीरे धीरे जैसे उनको जाना तो वो बड़े नॉर्मल आदमी थे, बड़े स्नेही थे, बड़े इनफॉर्मल मजाक ऐसे। बाद में तो कई हम लोग ऐसे ही कभी बैठ जाते थे गप्पे मारने, ये वो सारा होता रहा। थोड़ा वक्त लगा, शुरू में ज़रूर इंटिमिडेट हुआ, बट बाद में दोस्ती भी हो गई। देखिएगा कि कला के क्षेत्र में चूंकि आपको अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता की रक्षा करनी होती है, और सब लोग एक तरह के हो जाएं तो फिर कला कैसे बनेगी, इसलिए हर आदमी हर विशिष्ट है, उसके अंदर विशिष्ट गुण हैं। इस तरह से कहीं उसके अंदर एक इंडिविजुअलिज्म जैसी चीज़ अगर कहिए, एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, इससे कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होते हैं। बेशक 12 लोग एक साथ काम कर रहे हों, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बीच में कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ईगो क्लैशेस, कुछ एक दूसरे से आगे निकलना, इसका अनुभव आपका क्या है 4-5 साल रेपर्टरी में नौकरी करते हुए, कि आखिरकार सब लोग अच्छा करना चाहते हैं और उसी में कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग के गैप्स का कुछ अगर होता है वो रहा है। नाम लेना तो नहीं चाहूँगा मैं, हाँ बिल्कुल, बट ये रहा है। कभी कभी ईगो क्लैशेस रहे हैं या अपनी ज़िद उनकी ज़िद, ये रहा है। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बहुत रही है। बाद में फिर मामला सुलझ जाता है, ऐसा नहीं है। अभी आप देखें तो सारी चीज़ें मतलब सुलझी हुई हैं। अभी मिलते हैं तो उतने प्यार से मिलते हैं, और वो चीज़ें वन हैज़ मूव्ड ऑन वाली बात है, और अच्छे दोस्त भी बन गए, ऐसा नहीं कि नहीं बने। बट वो मोमेंटरीली तो नहीं कहूँगा, बट होता है, उस वक्त हुआ भी है, और हर एक के साथ शायद होता है, क्योंकि जैसा आपने कहा वो इंडिविजुअलिस्टिक हर एक की वो तो रहती है। तो और फिर एक कंपटीशन से ही एक्सेल सामने आता है, इसलिए हाँ, तो वो थोड़ा बहुत तो रहता है। तो फिर आपने रेपर्टरी की नौकरी जब छोड़ी तो किन सर्कमस्टांसेस में फिर आप तो मुंबई ही आ गए होंगे रेपर्टरी छोड़कर? मैं यहाँ से छोड़ के 2-3 साल अहमदाबाद में था, फिर मुंबई आया। उसकी वजह ये थी कि मेरे फादर बहुत बीमार थे। रेपर्टरी में उस वक्त इसलिए छोड़ना चाह रहा था कि काफ़ी साल हो गए थे, तो अभी इससे आगे और टेलीविज़न और फिल्में तो थी मगर टेलीविज़न भी काफ़ी कुछ बढ़ रहा था, तो उसी में इच्छा थी कि काम किया जाए, आगे बढ़ा जाए, और ये स्थिति थी। और मेरे फादर भी काफ़ी बीमार थे, उसी वजह से वो चाहते थे कि थोड़ा मैं वहाँ जाके उनके साथ रहूं और कुछ देखभाल करूं। तो इसीलिए मैं, क्योंकि उन्होंने, मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे और मेरी बहनों को एनकरेज ही किया हम जो करना चाहते थे उसमें। इसलिए मैं ज़रूर मानता हूँ कि जब हमारे पर हमारा वो दायित्व बनता है कि जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो उनके साथ रहना चाहिए। तो इसीलिए फिर मैं अहमदाबाद चला गया। उसी वक्त मेरी शादी हुई मेरी पत्नी से, जो दिल्ली से हैं, और बट ये बात क्लियर थी कि कुछ साल हम लोग अहमदाबाद में ही रहेंगे। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ शादी हुई, अहमदाबाद रहा। फिर मेरी फादर की डेथ हो गई,
उसके बाद अभी हम रहे क्योंकि मेरी माँ अकेली थी। और फिर मैंने काम शुरू किया तो मैं मुंबई और अहमदाबाद, जिसको अप डाउन करता था, यहाँ आता था, कुछ वक्त यहाँ मेरी पीजी अकोमोडेशन थी, वो रहता था और काम करके वापस चला जाता था, फिर काम आया, फिर ये सिलसिला शुरुआती दौर में रहा मेरा। और काम मैंने शुरू कर दिया था और मैं करना चाहता हूँ, बट ये इस किस्म से किया। और मेरी माँ की डेथ के बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई पूरी तरह से। तो जो शुरुआती टेलीविज़न या फिर फिल्म, दोनों में से कौन सबसे पहले एक मेजर एंगेजमेंट के तौर पर आया? इन अ वे थोड़ा शुरुआती दौर की बात करूं तो थोड़ा पैरेलल लेवल पे ही शुरू हुआ मेरा। अब मैं बिल्कुल, जैसे मैं अपनी पहली फिल्म कहूँगा, वो मैं दिल्ली में रेपर्टरी में रहते हुए मुझे मिली, जो थी सर एटनबरो की गांधी, जिसमें मेरा छोटा सा एक रोल था, आचार्य कृपलानी का रोल मैंने किया था। तो वहीं रहते हुए, तो अभी वैसे देखा जाए तो वो सबसे पहली फिल्म रही। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली टाइम्स करके एक फ़िल्म आई थी, वो की मैंने, तो वो। और मुंबई आते आते ही मैं श्याम बेनेगल जी की भारत एक खोज के साथ जुड़ गया। तो वो वैसे उन्होंने बनाई थी वो फिल्म पे 16 mm पे बनाई थी, और बट वो टेलीविज़न के लिए बनी थी, तो वो टेलीविज़न का दौर शुरू हुआ। और उसी वक्त दिल्ली में अमाल अलाना ने, जिनके साथ मैं नाटक भी कर चुका था, राज से स्वराज करके एक सीरीज़ बनाई थी दूरदर्शन के लिए, जो कुछ फेमस पॉलिटिकल ट्रायल्स हुए थे प्री इंडिपेंडेंस के, उसके ऊपर आधारित थी। तो 3-4 ट्रायल्स थे, उसमें से 2 ट्रायल्स में मेरा रोल था। तो ये सब साथ साथ शुरू होता गया। तो ये ऐसे ही मेरा दौर शुरू हो गया दोनों तरफ है। और मेजर कमर्शियल फिल्म मेरी रही, महेश भट्ट जी ने मुझे जुर्म करके एक फ़िल्म दी थी, वो मेरी मेजर फिल्म। उसमें अच्छा थोड़ा नेगेटिव सा रोल था, विनोद खन्ना जी उसमें हीरो थे उस वक्त, और वो फिल्म मेरी मेजर फिल्म रही। शुरुआती वहाँ से शुरुआती हाँ, फिल्मों का दौर शुरू हुआ। अगर शुरुआत के 8-10 वर्षों को ऊपर नज़र डालें तो आप तक कोई रोल आपके अपने प्रोएक्टिव प्रयासों से पहुंचा, या फिर एक काम ने दूसरे काम को आकर्षित किया? देखिए, जहाँ तक श्याम बेनेगल के साथ काम करने का सवाल है या उस पैरेलल, तो मेरे काम की वजह से, क्योंकि ये लोग दिल्ली आते रहते थे, नाटक देखते रहते थे रेपर्टरी। तो श्याम बेनेगल जी ने तो मुझे कुछ प्लेज में देखा हुआ था। हाँ, यहाँ आया तो मैं गया उनको मिलने कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बट मेरा काम उन्होंने देखा हुआ था तो मेरे लिए आसान हो गया। तो इसीलिए मुझे तुरंत भारत एक खोज में काम भी मिल गया। तो एक प्रक्रिया ये रही। बाकी जाके मैं मिला डायरेक्टर्स को, आप जब मुंबई आए तो आपको बताना तो पड़ेगा कि आप हैं, अवेलेबल हैं, या आप काम करना चाहते हैं। तो अलग अलग लोगों से ज़रूर मैं मिला और बातचीत हुई। ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली काम मिला, और उनसे मिला ही मिला, तो हर चीज़ का टाइम लगता है, वो लगा भी, और धीरे धीरे फिर वो काम मिला। उसमें उस वक्त महेश भट्ट जी ने काम कमर्शियल फिल्मों में मुझे देना शुरू कर दिया। ये तो सब लोग जानते हैं कि जिन फिल्मों में काम मिला वो तो ठीक ही है, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव जिनमें काम की उम्मीद थी, लेकिन आप उस काम को के तरीके को या उस डायरेक्टर के अप्रोच को से एग्री नहीं करते थे, इस वजह से आपने वो काम छोड़ा, ऐसा कोई अनुभव? ऐसा शुरू में, अभी मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, 1-2 फिल्में ज़रूर मैंने की, क्योंकि उस वक्त वो छोड़ने वाली बात शायद मेरे मन में नहीं थी, या चूँकि मुझे काम करना था, एस्टेब्लिश करना था, तो वो ऑल्टरनेटिव मैंने नहीं देखा कि छोड़ दूँ। करते करते मुझे ज़रूर लगा कि काश मैंने ये न की होती, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया। ऐसा ज़रूर हुआ, ऐसे कुछ काम ज़रूर किए हैं मैंने जो मज़ा नहीं आया। बाद में ये रिग्रेट हुआ कि क्यों कर लिया, ऐसे कर ऐसा रहा। इसमें एक चीज़ और होती है कि कई बार 2 लोगों के बीच में आप जो एक्सपेक्टेशन लेकर डायरेक्टर के साथ काम करना शुरू करते हैं, उसकी पूरी समझ पर ही कहीं आपको कोई भरोसा नहीं होता। ऐसा भी कभी होता है होता है कि आपने कैरेक्टर को जैसे समझा
और डायरेक्टर ने जैसे आपको ब्रीफ दिया और शॉट के बीच में बहुत मिस हैपनिंग्स हो रही हैं और आपको लग रहा है कि ये सब केओस हो गया, आपने ठीक से समझ लिया था और आप उसको ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी शॉट ओके नहीं हो रहा है, ये क्या है, इसमें बताइए इस बारे में। हाँ, मतलब उसमें फिर कम्युनिकेशन गैप एक्टर और डायरेक्टर का यही रहता है कि भाई ये है कि आप कहते हैं कि ठीक रहा, उनको लगता है नहीं ठीक नहीं रहा, या उनकी समझ उतनी अगर इफ़ आई में सेस हो कि नहीं है कि वो करें, तो ऐसा ये गैप तो रहता है। तभी आपको एज एन एक्टर लगता है ना कि काश ये ना किया होता। तो ऐसा रहा है, ऐसे इंसिडेंट्स तो रहे हैं। आपका जो एक्टर है वो कैसे फंक्शन करता है, मतलब जब आपको स्क्रिप्ट देखने के बाद अपने कैरेक्टर की जर्नी या उसका पूरा नेचर समझ में आने के बाद आप कैसे उसको कैसे पेश करते हैं, कैसे आप उस कैरेक्टर को सामने लाते हैं, मतलब उसका आपका तरीका क्या है? हाँ, तरीका इन द सेंस के मैं अगर मुझे पूरी तरह बताया जाए कैरेक्टर के बारे में, कुछ जगह स्क्रिप्ट्स भी पूरी मिल जाती हैं, अभी आजकल बहुत ज़्यादा मिलती है, पहले उतनी नहीं मिलती थी। तो अगर आप समझें पढ़ें तो कैरेक्टर का एक खाका या एक इमेज आपके दिमाग में बन जाती है, उसके हिसाब से आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टर के साथ बातचीत करके, क्योंकि इवेंचुअली पॉइंट ऑफ व्यू जो डायरेक्टर सोचता है वही पेश किया जाता है। हाँ, आप डिस्कशन ज़रूर होते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना भी तो ज़रूरी होता है। तो बातचीत करके ही फिर एक खाका में बनाने की कोशिश करता हूँ और उसके अंदर फिर मेहनत करता हूँ, अपने हिसाब से वर्कआउट करता हूँ। फिर वहाँ जब एग्जीक्यूशन होता है तो फिर डायरेक्टर अपने हिसाब से यूँ या यूँ जो भी उनको लगता है वो बोलते हैं। और मेरा जो इमेज मैंने खाका बनाया उसमें तैयारी तो मैं ज़रूर करता हूँ। आप ये जो अलग अलग एक्टिंग स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कुछ कभी पढ़ाने वढ़ाने का भी आपने वो किया? पढ़ाने का तो नहीं किया है मैंने, क्योंकि यहाँ आया और फिर क्या हुआ कि मुंबई में फिर लकीली धीरे धीरे करके मेरा टेलीविज़न करियर, थोड़ा बहुत फिल्म करियर चलने लगा, तो फिर मैं उसी में बिज़ी रहा और उस काम को आगे बढ़ाने में बिज़ी रहा, तो मैं पढ़ाने तो कहीं नहीं गया। हाँ, एक दो तीन जगह मैंने लेक्चर्स ऐसे ज़रूर दिए कि जाके बातचीत की जाए स्टूडेंट्स के साथ, ऐसा ज़रूर हुआ है। तब बट तो बतौर एज अ ये सब्जेक्ट को लेकर ये पढ़ाया जाए तो वो मैंने नहीं किया। हाँ, वो भले ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स तो ये इस उम्मीद से आते हैं कि भाई आप अपना तरीका हमको बताइए कि हम कैसे अपने को इम्प्रूव करें, कैसे अपने एक्टिंग। उसमें मैं मानता हूँ कि ज़्यादा नहीं कि जो अगर इंटरेक्शन हो, बातचीत हो ना, चाहे एक बार हो चाहे 4 बार हो, पर वो बातचीत में क्या कि आप सामने वाले का पॉइंट, वो सवाल करेंगे तो आप जवाब देंगे, वो क्या जानना चाहते हैं तो आप जवाब देंगे। तो वो जो बातचीत का, संवाद का जो ज़रिया है वो मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, ज़्यादा देन कि मैं कहीं जाऊँ और अपने हिसाब से बोलता चला जाऊँ, भाषण देता रहूँ कि ये ऐसा 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 हो सा। बट उनकी क्या क्यूरियोसिटी है, उनकी क्या जिज्ञासा है, उनकी क्या बातचीत है, वो बोलने के बाद अगर बातचीत हो तो बातचीत का ज़रिया मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो अनंग जी, हम लोग करीब करीब बातें एक समापन की तरफ ला चुके हैं। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि आपको कहनी थी और वो सवाल मैंने नहीं पूछा तो, और हम अपने देखने वालों को बता दें कि ये बातचीत इस बहुत ही खूबसूरत घर में हो रही है, जो कि खुद अनंग देसाई जी का ही घर है, जिसकी आंतरिक साज सज्जा हमें बहुत आकर्षित करती है। तो हम अनंग देसाई जी के घर में ही उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं। तो अनंग जी बताइए कि कोई ऐसा सवाल जो मेरी तरफ से छूटा हो और आपको जवाब देना था तो आप कहिए। नहीं, बाकी तो अच्छी सी बातचीत हो गई, बड़ा मज़ा आया मुझे, और बस ऐसा ही दौर चलता रहे, ये तो मैं यही चाहूँगा टेलीविज़न और फिल्म का। टेलीविज़न ने मुझे ज़्यादा ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि फिल्मों में और टेलीविज़न दोनों में काम किया करूँगा भी, बट बनिस्बत फिल्मों के टेलीविज़न में मुझे ज़्यादा अच्छे रोल्स मिले, जो करने में मुझे मज़ा आया। ज़्यादा डिटेल रोल थे और ज़्यादा पॉपुलर भी हुए। खिचड़ी का रोल तो मैंने आपको बताया ही, ऐसे भी 2-4 और रोल हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हुए, तो उसकी वजह से एक एस्टैब्लिशमेंट मेरी ज़्यादा हो गई।
और घर के लेवल पे घर में भी थोड़ा कला का माहौल रहा, मेरी पत्नी की वजह से, बच्चों की वजह से। मेरी पत्नी लिखती भी है अभी, तो वो एक हमारा वो थोड़ा क्रिएटिव एटमॉस्फेयर तो हमेशा काम में भी मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनंग देसाई, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे जाने माने अभिनेता अनंग देसाई। प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि धार्मिक विश्वासों के संबंध में कोई भी कार्रवाई करते समय उन साधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए जो आम आदमी के दिमाग में सबसे ज्यादा हलचल पैदा करते हों। मेरे ख्याल से हम लोगों में प्रचार करके लोगों की सोच में बदलाव लाए तो बेहतर होगा, बनिस्बत इसके कि ऊपर से कानून थोप दिया जाए। इस घृणित प्रथा को लोगों को मर्जी से त्यागना चाहिए। इस प्रथा के खिलाफ घृणा का वातावरण तैयार होना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार प्रशासनिक कदम उठाएं तो लोगों के दिमाग में बदलाव आएगा और फिर एक सच्चा परिवर्तन आएगा।